आर्थिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा के विषय में हमने अध्ययन किया। आर्थिक भूगोल की प्रकृति कैसी है, इस पर हम आज चिंतन करेंगे। भूगोल एक ऐसा विषय है जो धरातल पर अवस्थित वितरणों का अध्ययन करता है। भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय भिन्नताओं और उनके स्थानिक वितरणों और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से आर्थिक भूगोल में भी क्षेत्रीय विभिन्नताओं, उनके स्थानिक वितरणों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो धरातल पर विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली मानव की आर्थिक क्रियाओं में विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। भौतिक तत्वों के साथ अंतरक्रिया कर मानव भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। स्थानिक वितरण में भी अंतर पाया जाता है। मानव कहीं कृषि, कहीं पशुपालन, कहीं औद्योगिक क्रियाएं धरातल के भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह से करता है। धरातल के विभिन्न स्थानों पर कृषि, पशुपालन एवं उद्योग की क्रियाएं मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। लेकिन कृषि के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। कृषि मिट्टी, धरातल की बनावट से प्रभावित है। उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु और वर्षा की मात्रा से प्रभावित होती है। तो धरातल पर विभिन्न स्थानों पर इन भौतिक कारकों में विभिन्नता पाई जाती है। इसके कारण से कृषि के रूप भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। इसी भांति पशुपालन भी जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं ऊंट का पालन किया जाता है, कहीं भेड़ पालन किया जाता है, कहीं बकरी पालन का कार्य किया जाता है, कहीं हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में लामा जैसे पशु दिखाई देते हैं। तो आर्थिक भूगोल में इन विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये आर्थिक भूगोल की प्रकृति है।
आर्थिक भूगोल में मानव के जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियों का प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके परिवर्तित संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का प्रकृति एवं स्वभाव है। जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियां जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, उद्योग धंधे करना, ये सभी जीविकोपार्जन की क्रिया है कि जो विभिन्न विधियां हैं उन पर वो सारी प्राकृतिक परिस्थितियों या प्राकृतिक वातावरण के साथ उनके परिवर्तित करने वाले संबंधों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस विषय में विश्व के विभिन्न भागों के मूलभूत संसाधनों एवं प्रमुख उत्पादक क्रियाओं की विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल की प्रकृति प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के सामुचिक प्रभाव की विवेचना करना है। संस्कृति के निर्माता तथा प्राकृतिक साधनों के उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में मानव एक प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। इन्हीं संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारकों को कई प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक और सांस्कृतिक दोनों ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मानव ने अपने अपने वातावरण का उपयोग कर अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर आर्थिक क्रियाओं का विकास किया है। इस प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल का स्वभाव है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी देश या प्रदेश में वातावरण की शक्तियों और वातावरण के साधनों की उस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूप विकसित होते हैं उनका अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों का सरलतापूर्वक मूल्यांकन हो सकता है, जिससे इस देश के प्रादेशिक और नियोजन को सुदृढ़ आधार मिल जाता है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, अर्थ और प्रकृति पर चर्चा करने के बाद में हम लोग आर्थिक भूगोल के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल
हमने परिभाषा और अर्थ में देखा है कि आर्थिक भूगोल का जो मूल क्षेत्र है वो आर्थिक क्रियाएं हैं। उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो मानव के द्वारा संपादित होती है, उनका अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल को मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में माना गया कि मानव अनेक प्रकार की क्रियाएं धरातल पर करता है। उनमें जो आर्थिक क्रियाएं मानव के द्वारा की जाती है, उनका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। साथ ही आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव के अध्ययन को भी आर्थिक भूगोल में समाहित किया गया है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि आर्थिक क्रियाएं की जाती है। इन क्रियाओं पर पर्वतीय क्षेत्र का या पर्वत का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन भी आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यानी वातावरण आर्थिक क्रिया को कैसे प्रभावित करता है, इन सब का अध्ययन आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का दोहन कर रहा है और दोहन से विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति कर रहा है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं का मानव अधिशेष होने पर परिवहन, उनको वितरित कर रहा है, वितरण, जिन लोगों को आवश्यकता है उनको उपभोग के लिए पहुंचाया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है। और एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु की प्राप्ति की जा रही है, जो विनिमय कहलाता है या मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जा रहा है। इसका अध्ययन भी आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। विश्व के विभिन्न भागों में मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न जीविकोपार्जन के साधन, जैसे वन क्षेत्रों में लकड़ी काटना, समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों, नदियों के किनारे मछली पकड़ना, वनों में जहाँ जंगली जानवर अधिक है वहाँ शिकार करना, समतल भूभाग एवं जहाँ वर्षा अधिक होती है, सिंचाई की सुविधा है, वहाँ खेती करना, भोज्य पदार्थों का एकत्रीकरण करना, जहाँ खनिज उपलब्ध है वहाँ खाने खोदकर खनिजों की प्राप्ति करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहत उद्योग लगाना और व्यापार करना, और इनके साथ साथ में परिवहन कार्य करना, ये सारे कार्य मानव जीविकोपार्जन के लिए करता है, जीविकोपार्जन के साधन कहलाते हैं। इन कार्यों में वह निरंतर संलग्न रहता है। उपरोक्त जीविकोपार्जन के साधनों पर धरातल के भौतिक साधन, मिट्टी, भूमि की संरचना और प्रकृति, जलवायु, खनिज, भौगोलिक स्थिति और मानव, जिसको जनसंख्या कहा गया, आदि वातावरण के विभिन्न घटकों का, अंगों का प्रभाव जीविकोपार्जन के साधनों पर पड़ता है। इन भौतिक कारकों के प्रभाव से मानव के जीविकोपार्जन की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनमें विभिन्नताएं पैदा हो जाती है।
इन विभिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव प्रयत्नों पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना और उसका विश्लेषण करना है। यह इसकी विषय वस्तु है। उपरोक्त चर्चा के बाद में ये सामने आया है कि आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है उसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला, प्राकृतिक संसाधन जो धरातल पर उपलब्ध है उनका मूल्यांकन करना, उनकी मात्रा कितनी है, मात्राकरण करना। यह आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है, जिसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाला मानव मानवीय संसाधन कहलाता है। इस मानवीय संसाधन का मात्राकरण और भावी संभावनाओं का आकलन करना भी मानवीय भूगोल का विषय वस्तु है। आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रवार, प्रदेशवार विभिन्नताएं, विशिष्टताएं और उनके वितरण में अंतर पाया जाता है। अतः आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय और प्रादेशिक अध्ययन भी आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भूगोलवेताओं ने आर्थिक भूगोल को एक गत्यात्मक विषय माना है, जिसके एक केंद्र पर मनुष्य हैं और दूसरे केंद्र पर स्पेस है। मानव की 3 प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आश्रय, इन तीनों की पूर्ति के लिए वो निरंतर क्रियाशील रहता है और इनकी पूर्ति के लिए वो निरंतर आर्थिक क्रियाएं करता रहता है। मानव की इन आर्थिक क्रियाओं को भूगोलवेताओं ने, अर्थशास्त्रियों ने 5 वर्गों के अंतर्गत विभाजित किया। प्रथम, प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं, जिसमें मानव प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को बिना किसी प्रकार के परिवर्तन किए हुए उपयोग में लेता है, जिसे कृषि से उत्पन्न आम, फल, सब्जी, मछली आदि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मिट्टी से मकान बनाता है सीधे ही, पत्थर निर्माण सामग्री के रूप में काम में आते हैं। ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, खान खोदना, पत्थर प्राप्त करना, ये जो आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं, प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन कर उन्हें उपयोग में लेने हेतु जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो द्वितीयक या गौण उत्पादन क्रियाएं कहलाती है। उद्योग, चाहे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वृत्त उद्योग, ये गौण उत्पादन क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीय उत्पादन क्रियाएं जो प्रत्यक्ष से इसमें सम्मिलित नहीं होती है, लेकिन ये उत्पादन में सहयोग देती है। परिवहन, बैंकिंग व्यवस्था, बीमा, संचार, इन सुविधाओं को तृतीयक उत्पादन क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है।
चतुर्थ सेवाएं जिनका उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में क्रियाएं हैं। डॉक्टर, वकील, महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकगण आदि सेवाएं चतुर्थक सेवाओं में गिनी जाती है। पंचम क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो उच्च स्तरीय क्रियाएं हैं। मैनेजमेंट या प्रबंधन की क्रिया, उच्च निर्णय लेने वाली, उच्च निर्णय लेने वाले प्रबंधन इस पंचम क्रिया में सम्मिलित किए जाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का विस्तार से अन्य व्याख्यान में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।